नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पार्टियों के लिए मानो सेमीफाइनल एग्जाम बन गया है। हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। कैराना, देवबंद, मथुरा जैसी जगहों पर योगी और अमित शाह का ये डोर टू डोर कैंपेन सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना। लेकिन अब प्रियंका गांधी भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन किया, जहां उनके साथ पंखुड़ी पाठक भी नजर आई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और कैंपेन शुरू किया। नोएडा से कांग्रेस ने पंखुड़ी पाठक को प्रत्याशी बनाया है। उन्हीं को वोट देने की अपील करने के लिए प्रियंका गांधी आज नोएडा आई थी। खास बात यह है कि प्रियंका गांधी का ये पहला फिजिकल कैंपेन है। हालांकि इससे पहले वह फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से जुड़कर संवाद कर चुकी हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी मंगलवार को दादरी में भी घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकती हैं। नोएडा में प्रियंका ने समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। साथ ही प्रियंका ने कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। इसके बाद वह डोर टू डोर कैंपेन कर पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार कर रही हैं। साथ ही अपने अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत प्रियंका महिलाओं के एक ग्रुप के साथ भी अलग से बात करेंगी। प्रियंका गांधी ने नोएडा सेक्टर 26 के क्लब में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस महासचिव ने नोएडा जनसंवाद कार्यक्रम में आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, उद्योग से जुड़े लोगों, फ्लैट बायर एसोसिएशन, किसान व स्टार्टअप से जुड़ी महिलाओं से मुलाकात कर उनके क्षेत्र में आ रही समस्याओं पर बातचीत की। बहनों को 9 साल की जो उसकी नीस थी, जो स्कूल जाती थी, वो स्कूल जाके धमकाया उसको, उनके खेत जला दिए गए, उनके घर को तोड़ने की कोशिश की। तो जो भी हम सोच सकते हैं कि कुछ हो सकता है किसी को, वो किया गया और पुलिस और प्रशासन से कोई हेल्प नहीं मिली। तो ये केस बार बार हम देख रहे हैं। आपने हाथरस के केस को भी देखा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि महिला की सुरक्षा के लिए बहुत ही ठोस कदम हो। एंड हम लोग जो फीमेल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वी वुड लाइक टू सपोर्ट यू। किसी भी टाइप का सपोर्ट हमारे एंड से भी हो, वी कैन पुट इन आवर टाइम एंड एनर्जी, सपोर्ट हम भी वो दे सकते हैं, मगर एक स्किल सेंटर प्रॉपर जहाँ उनकी ट्रेनिंग हो और वो उसके बाद काम कर सकें। तो क्योंकि यहाँ सब बाहर से आते हैं, हमने एक्चुअली एक प्रपोजल दिया कि हर पीएचसी में महिला के लिए एक सेपरेट होना चाहिए, वो जो एक जैसे वेलनेस चेकअप हो। और आज तक अगर आप इतनी आप सरकार में रहे हैं 7 सालों के लिए, और आपकी सबसे बड़ी स्कीम महिलाओं के लिए यही है, एक गैस सिलेंडर दिया आपने। और मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, ये तो नोएडा है, लेकिन गांव में जाती हूँ, महिला सशक्त होना चाहती है। आज की जो नौजवान महिला है वो भी जॉब चाहती है। वो चाहती है कि वो कमाए, अपने पैरों पे खड़े हो। वो चाहती है कि उसका भविष्य बने और कि उसको मदद मिले उस भविष्य को बनाने में। जैसे आप कह रही हैं सुरक्षा की बात है, सब जगह, हर जगह है। एग्जैक्टली। तो जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिजनेस खोलना चाहो, अगर आप कुछ करना चाहो, तो उसके लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपको सशक्त करने का काम करे। जो परिवार आप समझ रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, नहीं, ज्यादातर जो है लोग पढ़ाना चाह रहे हैं और कोशिश करते हैं। खासतौर से जो माँ है, हाँ, वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी वही संघर्ष करे जो उसने किया है। तो मैं तो ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो छुपा कर, अपने सास ससुर को ना बताकर, छुप कर, जब सब चले जाते हैं खेती में, तो वो जाके साड़ी का फॉल बना रही है और 100 रुपए कमा रही है, ताकि उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई। एक महिला है, अमेठी की महिला, उसने मुझे बताया 8वीं क्लास के बाद उसको पढ़ने नहीं दिया। तो जब उसकी बेटी हुई तो उसने ये सब संघर्ष किया, साड़ी के फॉल सिल के बचत की, अल्टीमेटली छुपा के बेटी को स्कूल ले गई। और जब पकड़ी गई तो फिर वो सास ससुर को कह पाई कि कोई बात नहीं, इसका पैसा मैं दूंगी, तब उन्होंने नहीं रोका। तो वो संघर्ष कर रही हैं, हर जगह कर रही हैं। वो नहीं चाहती कि अपनी बेटियां वही जीवन जिए, वही संघर्ष देखें जो उन्होंने देखा। आप सोचे कि 70 साल में पहली बार एक विमेंस मैनिफेस्टो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने निकाला है। इसका मतलब है कि पहली बार, और इसको करने के बाद एक्चुअली ऑलरेडी परिवर्तन आया है। क्यों? क्योंकि अब इग्नोर नहीं कर पा रही हैं दूसरी पार्टी। अब मोदी जी रैली कर रहे हैं महिलाओं की पहली बार, अब अखिलेश जी भी कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, आरएलडी ने घोषणाएं की हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उनको समझ में आ रहा है कि अगर महिलाएं समझ जाएं कि ये कितनी बड़ी शक्ति है उनमें,
इकट्ठी हो जाएं तो इनका ये सब चलेगा भी नहीं। ये जिस तरह से बांट बांट के ये लोग वोट लेते हैं और विकास की बात नहीं करते, क्योंकि हम उनको जवाबदेह नहीं बनाते हैं। हम पूछते नहीं है कि आप क्या कर रहे हो हमारे उनको। मैं एक बस्ती में गई अभी फिरोजाबाद में, तो सबने कहा कि हम तो दीदी हम तो वोट देते हैं जाति के आधार पे ही देते हैं हर बार, तो किसी एक पार्टी को। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ नल क्यों नहीं है, तुम्हारे यहाँ सड़क क्यों नहीं है? क्योंकि तुम पूछ नहीं रहे हो। जो तुम्हारा नेता है वो जानता है कि 5 साल बाद आएगा और तुम्हारा तो वोट मिलना ही है जाति के आधार पर। तो अगर उस आधार पर मिलना है तो काम के आधार पर नहीं मिल रहा है तो काम क्यों करेगा? तो फिर सब कहने लगे हैं तो बात ठीक है। तो यही तो हमें भी अपना माइंडसेट बदलना है। हमें भी कहना है कि अगर आप काम नहीं करके दिखाओगे तो आपको हमारा वोट नहीं मिलेगा, सिंपल। और ये सिंपल सी बात हो नहीं रही है। मुख्यमंत्री होते हुए मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग इतना सफर कर रहे हो 2 सालों से 3 सालों से, आज तक मुख्यमंत्री तुमसे मिले नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में हो ही नहीं सकता। फिर हम आपस में बात कर रहे थे कि कैसे हो सकता है। कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम है कि अगर मेरे कुछ बिजनेसमैन का ग्रुप है या कोई बड़ा ग्रुप है जो बहुत दुखी है, त्रस्त है, तो मुझे तो मिलना ही है। और अगर उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी। वो कह रहे थे कि हाँ यूपी में इसलिए नहीं है क्योंकि ये जातिवाद और सांप्रदायिक राजनीति फैली हुई है। क्योंकि एग्जैक्टली जो मैं वहाँ कह रही थी मैं फिर से दोहराऊंगी, क्योंकि जवाबदेही नहीं है। हम सिंपली ये बात कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स में जो चुनाव के समय, इलेक्शन के समय बात होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। वो हो नहीं रही है। विकास की बात हो नहीं रही है। कोई ये नहीं एग्जैक्टली। और सबको मालूम है कि उसी से बेनिफिट करें। उससे बेनिफिट कौन हो रहा है आप बताइए? ये पब्लिक बेनिफिट कभी नहीं कर सकती। उससे बेनिफिट सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि विकास की बात करो, महिलाओं की बात करो, जॉब्स की बात करो। सबसे ज्यादा आप 80% वर्सेस 20% कह रहे हो। हम कह रहे हैं कि जब वो प्रतिशत निकालो ना जो जॉबलेस यूथ है यूपी में, 80% होंगे। उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? वो परसेंटेज बताओ ना कि आप शिक्षा पे अपने बजट में से कितना % आप खर्च रहे हो? आप स्वास्थ्य पे कोरोना के टाइम में कितना % खर्च रहे हो? ये प्रतिशत आप कभी नहीं सुनेंगे। तो ये माहौल ठीक करना जो है, इसकी जिम्मेदारी एक्चुअली पब्लिक की है। इस शहर को बसाने में छोटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको रिचार्ज करने के लिए छोटे जो बिजनेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, उनको मजबूत बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था है आज, उस स्थिति को ठीक करने के लिए अगर हम पूरी तरह से छोटी इंडस्ट्रीज को, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इसमें से निकल नहीं पाएंगे। ये जो सरकार की पॉलिसी है कि इनके 2 मित्र हैं और इन्हीं 2 मित्रों को सब कुछ सौंप रहे हैं, ये चाहे हमारे हवाई अड्डे हैं, चाहे हमारे पूरा देश इन्हीं को सौंपा जा रहा है। पूरा देश इनको सौंपा जा रहा है। और आप जैसे जो एक्चुअली देश की रीढ़ की हड्डी हैं, वो आप जैसे बिजनेसेस हैं। एक्चुअली जो भी जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं सब यही कहते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को मजबूत बनाने में ही इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल मैडम, सही कहा आपने। और उस पर कोई फोकस नहीं है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है। यही पॉलिसी है कि आपके 5-10 गिने चुने मित्र हैं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। आपको जिस तरह से देखिए, आपको डिमोनेटाइजेशन का सबसे बुरा असर आप पे पड़ा है, बहुत बड़ा सबसे बड़ा झटका। उसके बाद आपको जीएसटी जिस तरह से लागू की गई उससे आपको झटका। उसके बाद कोरोना में लॉकडाउन से आपको झटका। तो क्या किया आपको हेल्प करने के लिए कि ठीक है इतने बड़े झटके आप सह रहे हैं, तो आपको मजबूत करने के लिए, आपको खड़ा रहने के लिए क्या किया है सरकार ने? कुछ नहीं किया, उनकी पॉलिसी नहीं है। ये एंटरप्रेन्योर के रातों रात तो वो जनरेटर बदल ही नहीं कर सकता। चाइना का मुकाबला करना है तो क्या करना है आपको? मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर तो चाइना है, उसके उसका मुकाबला करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है। कैसे करेंगे? छोटे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एंड जॉब्स आल्सो, सॉल्यूशन फॉर एम्प्लॉयमेंट आल्सो is in small and medium industries. So, but the government is not seeing this. And इतने विज्ञापन हो रहे हैं, आपको सब जगह दिख रहा है कि इतना विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सच्चाई तो कुछ और है। आप सब जानते हैं, आप खुद बिजनेस करते हैं।
आपको मालूम है कि कौन से बिजनेस वाले जो हैं 5-10 ही हैं जो फूल रहे फल रहे हैं, बाकी सब तो बहुत संकट में है। और माफ करिए, उनको सरकार में लाने में बहुत बड़ा हाथ आप लोगों का है, क्योंकि आपकी एक आशा थी कि हमारे लिए ईज ऑफ इसमें बिजनेस होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हम तो भी मैं चाहते हैं। मैं मैडम को बीच में रोक के ये कहता हूं, ये खानदानी लोग हैं, भरोसा कीजिए इनके ऊपर, जुड़ जाइए दोबारा इनके साथ एक बार। तो आपने समर्थन क्यों किया? कि एक आशा थी कि ईज ऑफ बिजनेस होगा, आगे बढ़ेंगे, जितनी चीजें सपने आपको दिखाए थे, लेकिन क्या हुआ फिर? तो अब आप ही समझिए क्या हो रहा है। हमारी तो पॉलिसी शुरू से यही हुई है, शुरू से यही रही है और आज भी है। और खासतौर से अभी जो हम मतलब हमारा घोषणा पत्र भी आने वाला है, आप उसमें भी देखेंगे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा पुश चाहते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम ये पुश नहीं देंगे तब तक हम खड़े नहीं हो पाएंगे। और हमारी इकोनॉमी आज ठीक स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा मुद्दा है यूपी में, जिस तरह से बेचारे नौजवान त्रस्त हैं, उसका सोल्यूशन तो इसी में है ना, कि जितना आप जैसे हमने प्रपोज किया है कि हम क्लस्टर्स जो हैं, जैसे मुरादाबाद में पीतल है, कहीं और जहां जो हुनर है, जो स्किल इतने समय से है, उसको मजबूत करने के लिए हम क्या सुविधा करेंगे, किस तरह से वहां पे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही पुश करेंगे और ग्रो करने के लिए हम मदद करेंगे। तो ये सब है हमारा, मैं भिजवाऊंगी आपको, आप देख लीजिएगा। अगर आप दूसरे देशों को देखें तो जो डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल्स थे, उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनाया गया, उनको एक्स्ट्रा मतलब आवर्स काम कर रहे थे, उनके लिए सुविधाएं की गई, ये सब। यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से एक तरह से सरकार आक्रामक बन गई पब्लिक के प्रति और हॉस्पिटल्स के प्रति। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अगर आपने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है तो चलो जुर्माना आप पे, पनिशमेंट आपको होगी, कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ तो इतनी बुरी हालत थी कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके खुद के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था और सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। नहीं, बट बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इंडिया ऑक्सीजन का एक मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इज इंडिया। हमारे पास ऑक्सीजन था, ये नहीं है कि नहीं था। आपके पास एक साल था 2020 से 2021, जब आपको मालूम था कि हम काफी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा जो है वो कम है। मतलब मेरे ख्याल से 2000-3000 ट्रक टैंकर्स थी जो ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरिंग की, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है उस यूनिट से हॉस्पिटल तक पहुंचा सकी। अब आपके पास एक साल है, आप जान रहे हैं कि पैंडेमिक चल रहा है, तो आपने उन 3000 टैंकर्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। तो हम ऑक्सीजन बना रहे हैं, हम ऑक्सीजन एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। उसी साल में हमने ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट भी किया। और जब समय आया, हम अपने लोगों को हम बचा नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन भी था बट हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और इसमें भी राजनीति की गई। जब हमने, हमारा तो अमेठी रायबरेली का क्षेत्र है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने रायबरेली एक छत्तीसगढ़ से बोला कि हम टैंकर भेजेंगे कि वहाँ कम हो गया था ऑक्सीजन, मना कर लिया उन्होंने। तो लोग मर रहे हैं लेकिन आप मना कर रहे हैं, आप नहीं लेंगे। बहुत हमें लड़ना पड़ा, फिर बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए डीएम तैयार हो गए। तो टैंकर जो वहां जाना था वो हमने लखनऊ भेजने की कोशिश किया, कि उन्होंने कहा सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेंगे। मतलब टैंकर है, ऑक्सीजन है, आप मना कर रहे हो। प्राइवेट हॉस्पिटल डर रहे थे कि हम फंस जाएंगे। तो ये स्थिति है कि मतलब इतना संकट है, लोग मर रहे हैं और आप सिर्फ अपनी राजनीति के बारे में सोच रहे हैं। कंप्लीटली कोलैप्स हुआ है। दीदी मैं आपको, और जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पूरा सिर्फ अपने कवर अप में लगी हुई, कि किसी को ये लगे नहीं कि क्या एक्चुअली सच्चाई क्या है, क्या हो रहा है यहाँ। और जो सरकार को करना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था, ये सब वो नहीं किया। और आज तो वाहवाही हो रही है, सब जगह पोस्टर लग रहे हैं, विज्ञापन लग रहे हैं, बट सच्चाई तो कुछ और है। दीदी यहाँ पे नोएडा में, क्योंकि पूरे यूपी से पेशेंट्स कोविड के टाइम पे दिल्ली और नोएडा आ रहे थे, यहाँ बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने से ये सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि आप हमारे हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बना दीजिए, हम लोग सब चीज अरेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई लोकल पॉलिटिकल इंटरवेंशन ही नहीं था, एमएलए एमपी गायब थे, उनको परमिशन नहीं मिली और लोग बिना हॉस्पिटल और बिना बेड के मर गए। लेकिन जो हॉस्पिटल्स रेडी थे कि हम अपना सेटअप, हम इसको, आप हमें परमिशन दे दी, हम कोविड सेटअप कर देंगे, दे डिड नॉट अलाउ। और आईएमए के बहुत सारे लोगों ने बोला, जिसके चलते एंड तक कुछ नहीं हुआ एंड अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दैट।
फिलहाल यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस महिलाओं को लेकर बड़ा दांव खेल रही है, जिसके चलते बड़ी तादाद में टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। असल में राज्य में कांग्रेस महिलाओं के जरिए पार्टी को स्थापित करना चाहती है, लिहाजा पार्टी ने राज्य में सरकार बनाने के बाद महिलाओं से कई योजनाओं को शुरू करने के वादे किए।